वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा रहे थे और स्ट्रक्चर यानी उसके कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत सारे पार्ट्स का जिक्र किया था। मैंने बताया था कि बहुत सारे इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आप लोगों को उस इंडक्शन मोटर के अच्छी तरीक़ा से वर्किंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उन सभी का नाम हमने जिक्र कर दिया था और उसके बारे में एक एक करके हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि उनका आखिर उन पार्ट्स का क्या क्या काम है, उसमें क्या क्या उसका वर्क है, किस आधार पर उसको डिज़ाइन किया गया है और उस पार्ट्स को अगर उस तरीक़ा से डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे क्या क्या लॉसेज हैं। तो इन सारी बातों को हम ध्यान में देते हुए पूरे इंडक्शन मोटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने उसमें फ्रेम का जिक्र कर लिया था कि फ्रेम एक्चुअली किस तरीक़ा से डिज़ाइन किया जाता है। हम स्ट्रक्चर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने फ्रेम का स्टडी कर लिया है। फ्रेम में हमने बताया था कि जो फ्रेम होता है वो एक्चुअली पूरे इंटरनल पार्ट्स को सपोर्ट और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्रेम जो होता है वो पूरे इंटरनल पार्ट्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और साथ साथ हमको उसमें जो भी अंदर में करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं या जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनसे ह्यूमन बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। फ्रेम इस तरीक़ा का डिज़ाइन किया जाता है। अब क्या है कि जो हमारा फ्रेम डिज़ाइन है उसमें हमने बताया था कि जो फ्रेम है वो 2 तरीक़ा से डिज़ाइन किया जाता है, एक डाई कास्टिंग मेथड का यूज करके और एक फैब्रिकेटेड मेथड का यूज करके। डाई कास्टिंग मेथड में हम लोगों ने जिक्र किया था कि डाई कास्टिंग मेथड में एक बार में उसे ढाल लिया जाता है। एक बार में ढालना मतलब एक बार में पूरी तरीक़ा से सर्कुलर जो है, हमारा मोटर जो सर्कुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, उसके फ्रेम को एक बार में ढाल लिया जाता है, उसको डाई कास्टिंग मेथड कहा जाता है। तो हमने जिक्र किया था कि इसको ऑलमोस्ट 50 किलोवाट तक यानी अप टू 50 किलोवाट पावर तक के मोटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है डाई कास्टिंग मेथड फ्रेम का, डाई कास्टिंग मेथड फ्रेम का, ठीक है। लेकिन यानी छोटे साइज़ के मोटर के लिए। लेकिन जब हम बड़े साइज़ के मोटर की बात करते हैं तो साइज ऑफ द फ्रेम इंक्रीजेज, यानी अकॉर्डिंग टू पावर रेटिंग, अकॉर्डिंग टू साइज, यह जो हमारा फ्रेम होता है उसका भी साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इसलिए हम फ्रेम के उस बड़े साइज़ को डाई कास्टिंग मेथड का नहीं यूज करके हम फैब्रिकेटेड मेथड का यूज करते हैं। फैब्रिकेटेड मेथड में हम लोग उसी फ्रेम को जो एक बार में न ढालकर उसके 4 भाग बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्रेम है जो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल फ्रेम है, तो इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 4 पार्ट में। यानी एक पार्ट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ढालेंगे और पुनः अंत में उसे चारों को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, की कर देंगे और उस पूरे फ्रेम के अंदर हम लोग इजी वे में सारे इंटरनल पार्ट्स को क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से फैब्रिकेटेड मेथड का यूज किया जाता है और हमने जिक्र किया था इसको 250 किलोवाट टू 10,000 किलोवाट एंड एबव तक के लिए मोटर के लिए यूज किया जा सकता है। ये सारी हमारे बातें पिछले क्लासेस की हैं, बट हम लोग जिक्र करने वाले हैं आगे के कंस्ट्रक्शन में इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसका नाम जिक्र करेंगे और उसके बारे में जिक्र करेंगे कि इसकी डिजाइनिंग की। तो जो हमने बोला था कि जो स्टेटर होता है, जो स्टेटर होते हैं वो सारे के सारे स्टेटर लैमिनेशंस यानी सारे के सारे स्टेटर पत्तर अगर हिंदी में कहा जाए तो वो सारे के सारे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वाइंडिंग्स को। और ये खुद किस पर डिपेंडेंट होते हैं, किस पर व्यवस्थित होते हैं, ये खुद फ्रेम के जरिए यानी फ्रेम से लॉक्ड होते हैं, ये फ्रेम पर पूरी तरीक़ा से रहते हैं। यानी फ्रेम अगर हमारा हो गया तो ये फ्रेम के चारों ओर क्या रहेगा, ये स्टेटर रहेगा। यानी फ्रेम जो है किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, स्टेटर को। लेकिन जो स्टेटर होता है वो किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, स्टेटर वाइंडिंग्स को। जो हम 3 फेज वाइंडिंग करने वाले हैं स्टेटर को, जिसमें हम इनपुट सप्लाई करते हैं यानी सप्लाई इनपुट करते हैं, उन वाइंडिंग्स को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी स्टेटर वाइंडिंग को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेटर। यानी स्टेटर का मुख्य कार्य है स्टेटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्टेटर का मुख्य कार्य क्या है, स्टेटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ध्यान दीजिएगा हर एक बातों पर। क्या है कि हम बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टेटर है उसका मुख्य यानी
जो मेन काम है वो स्टेटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। समझ रहे हैं आप लोग। अब यह स्टेटर वाइंडिंग को क्या कर देता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इसका दूसरा काम भी है, यह फ्लक्स को ईजी पाथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फ्लक्स को ईजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। जो भी हमारे फ्लक्स जनरेट होते हैं 3 फेज वाइंडिंग में, यानी जब हमने बताया था कि शुरू में कि जब हम 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो ये फ्लक्स जनरेट करते हैं, 3 फेज फ्लक्स जनरेट करते हैं। तो फ्लक्स जो होता है वो सेटअप होता है, एक सर्कुलर पाथ सेटअप करता है। तो फ्लक्स के कुछ पार्ट्स एयर में फ्लो करते हैं और कुछ पार्ट्स स्टेटर में फ्लो करते हैं, स्टेटर कोर में फ्लो करते हैं। तो स्टेटर कोर में स्टेटर कोर में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है उसके लिए स्टेटर जो है यानी स्टेटर कोर जो है वो ईजीएस्ट पाथ प्रोवाइड कर देता है। यानी इसका मुख्य काम हो गया सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टेटर वाइंडिंग का, और दूसरा काम हो गया इसका दूसरा काम हो गया फ्लक्स को इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करना। आप समझ रहे होंगे इसके वर्किंग को। यह हमारे दो काम को प्रोवाइड करता है, जो स्टेटर है हमारे दो काम को फैसिलिटेट करता है। पहला एक स्टेटर वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा हमारा फ्लक्स को इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करना है, स्टेटर में सेटअप होने वाले फ्लक्स को इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करना। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके ये वर्किंग है। लेकिन अब जो है स्टेटर की डिजाइनिंग किन बातों पर डिपेंड करती है, आखिर हम जब स्टेटर को डिजाइन कर रहे होंगे तो किन किन बातों पर हम ध्यान दे रहे होंगे। तो स्टेटर को डिजाइन करते समय हम इसमें मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहला आपका जो हमारा मुख्य रूप से पहला बात होगा वो उसमें होने वाले लॉसेज, और दूसरा मुख्य होगा उसका वर्किंग, वह क्या वर्क प्रोवाइड कर रहा है। इसी पर हमारे स्टेटर के डिजाइनिंग यानी किसी भी प्रकार के मशीन, किसी भी प्रकार के मटेरियल्स, किसी प्रकार के पार्ट्स जो मशीन में यूज हो रहे हैं उनकी डिजाइनिंग जो है उन दो बातों पर ही मुख्य रूप से डिपेंड करती है। पहला हमारा होता है जो हमारा उसका वर्किंग, और दूसरा उसमें होने वाले लॉसेज। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में होने वाले लॉसेज जो भी होते हैं वो सारे हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हीट फॉर्म में जब मशीन में कोई चीज़ कन्वर्ट होता है वो मशीन का टेम्परेचर इंक्रीज करवाने लगता है, और लगातार अगर उस मशीन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर वो हमारा मशीन डिस्ट्रॉय कर सकता है, जल सकता है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान दी जाती है। तो स्टेटर की डिजाइन करते समय किन बातों पर ध्यान देंगे, दो बातों पर ध्यान देंगे, उसके वर्किंग पर और दूसरा उसमें होने वाले लॉसेज पर। चलिए अब इसका वर्किंग क्या है आप ही बताइए। पहला वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा काम है स्टेटर फ्लक्स जो स्टेटर में सेटअप हो रहे हैं फ्लक्स उनको इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करना। तो पहला काम हो गया आपका सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, और दूसरा काम हो गया दूसरा काम क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट के साथ ये इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। किसको, फ्लक्स को। समझ रहे हैं। तो आप ही बताइए जब किसी भी चीज़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, अगर वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो मैकेनिकली स्ट्रेंथ उसकी हाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो सपोर्ट किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है और वो खुद कमज़ोर हो तो खुद टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है स्टेटर वाइंडिंग्स को, कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेटर जो प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, वो मैकेनिकली उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि वो इसी तरीका से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। आप ये भी जानते होंगे कि जब दो कंडक्टर के बीच में करंट फ्लो करता है तो दोनों कंडक्टर के बीच में एक फोर्स सेटअप किया जाता है थ्रू फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि जब दो कंडक्टर से एक या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर फ्लक्स सेटअप होते हैं, और वो फ्लक्स क्या होते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर माने कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उन फ्लक्स सेटअप हुए फ्लक्स की वजह से। समझ रहे हैं आप लोग। कंडक्टर जो है, अगर दो कंडक्टर एक दूसरे के आसपास में है और उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये दो कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स आ जाते हैं किसमें, वाइंडिंग्स में, यानी दो कंडक्टर्स में। तो बताइए इतने सारे वाइंडिंग्स ऐसे लिपटे गए हैं, ऐसे वाइंडिंग लिपटे गए हैं, तो इसमें करंट होगा तो इसमें भी करंट होगा, तो ये एक दूसरे में फोर्स भी लगा रहे होंगे। जो यह वाइंडिंग किया किस पर गया है, स्टेटर पर। तो बताइए इन वाइंडिंग पर जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं वो टोटल का टोटल रिजल्टेंट किस पर हो जाएगा,
स्टेटर पर हो जाएगा। यानी स्टेटर पर जब इतना सारा फोर्स लगेगा तो हो सकता है अगर स्टेटर मैकेनिकली कमजोर हो तो वो टूट सकता है। इसलिए इस स्टेटर को क्या होना चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रेंथ इसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्टेटर वाइंडिंग को। अब ये भी कारण बता दिए कि इसका पहला कारण तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसलिए इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, और दूसरा कारण ये भी बता दिया कि जो वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो करेंगे, और करंट फ्लो करेंगे तो फ्लक्स सेटअप होगा, फ्लक्स सेटअप होगा तो फोर्स लगेगा दोनों कंडक्टर्स के बीच में, ऑल कंडक्टर्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में, और वो सारे के सारे रिजल्टेंट फोर्स किस पर प्रोवाइडेड होंगे, स्टेटर पर। क्योंकि अगर मैं किसी बॉडीज को, किसी चीज को अपने सर से, जैसे हेलमेट को अपने सर से बांध लेता हूं और कोई हमारे हेलमेट पर फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स किस पर लग रहा है, मेरे बॉडी पर लग रहा है। तो उसी तरीका से स्टेटर पर भी ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। इसलिए अगर वो फोर्स उतना सारा लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए ताकि उसके फोर्स को वो क्या कर सके, सस्टेन कर सके, बर्दाश्त कर सके। समझ रहे हो आप लोग, इतने बातों से क्लियर है। अब दूसरा क्या काम है, इसका इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करना। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन सा मटेरियल है जो इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, तो आप खुद बोलोगे जिसकी परमेबिलिटी सर हाई होगी वही क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। इतनी बातों से क्लियर हो गए। तो दैट मीन्स जिसकी परमेबिलिटी हाई होगी वही तो इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। और हम पिछले क्लास में, बहुत सारे क्लासों में, जब थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हम बताए भी थे कि इजीएस्ट पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स को वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसकी परमेबिलिटी हाई और रिलक्टेंस लो हो। आप रिलक्टेंस का मतलब एस इज इक्वल टू 1/μ/L/A पढ़े होंगे, जहां ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ कोर, और म्यू परमिएबिलिटी होती थी। समझ रहे हैं आप लोग। तो जिसकी परमिबिलिटी हाई उसकी रिलक्टेंस लो, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ही बताओ, इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करना है तो उस मटेरियल की परमिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और परमिबिलिटी हाई दैट मीन्स रिलक्टेंस लो होनी चाहिए। तो हमने जिक्र भी किया था कि एयर की परमिबिलिटी क्या होती है, लो होती है, वेरी लो होती है। और उसी में अगर कंपेयर करें सिलिकॉन स्टील मटेरियल की तो उसकी परमिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल की परमिबिलिटी अगर हाई है दैट मीन्स उसकी रिलक्टेंस क्या है, लो है। दैट मीन्स सिलिकॉन स्टील मटेरियल ही एक ऐसा मटेरियल है जो जिसकी मानी कि बहुत सारे मटेरियल है जिसकी परमिबिलिटी हाई है, लेकिन हम जिक्र करेंगे क्यों सिलिकॉन स्टील मटेरियल। अब पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इजीएस्ट पाथ फ्लक्स को कौन प्रोवाइड करेगा, जिसकी परमिबिलिटी हाई, रिलक्टेंस लो। दैट मीन्स यहां पर सुटेबल वह मटेरियल होगा जिसकी परमिबिलिटी हाई और रिलक्टेंस लो होनी चाहिए। और इसमें हम किसको चूज करते हैं, तो इसमें चूज करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन चूज करते हैं हम किसको, सिलिकॉन स्टील मटेरियल को। अब आप पूछिए, आप सवाल कर सकते हैं वाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल, क्योंकि परमोलोई का भी नाम सुने होंगे आप लोग, सुपर मेलोई के भी नाम सुने होंगे, उसकी परमिबिलिटी और ज्यादा हाई होती है। लेकिन फिर भी आप सर ये सिलिकॉन स्टील मटेरियल को ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे वजह हैं। आप ही बताओ, सिलिकॉन स्टील मटेरियल को यूज इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो इसकी परमिबिलिटी हाई है, ठीक है, परमेलोई और सुपर मेलोई से कम है, लेकिन इसकी परमिबिलिटी क्या है, हाई है। साथ साथ यह जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है सिलिकॉन स्टील मटेरियल का, वो भी इसका क्या होता है, एडिशनल अच्छा खासा होता है, हाई होता है। इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील मटेरियल को ही यूज करते हैं। लेकिन परमेलोई या सुपर मेलोई को अगर यूज करें तो वहां पर क्या हो सकता है कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो हो सकती है, भले ही उसकी परमिबिलिटी हाई हो जाए, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन स्टील मटेरियल का। समझ रहे हैं आप लोग। यानी स्टेटर कोर को डिजाइन करने के लिए उसके वर्किंग पर ध्यान दे रहे हैं हम अभी। और वर्किंग में हमने सीखा कि वर्किंग कौन अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, सिलिकॉन स्टील मटेरियल प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर हमने डिसाइड कर लिया कि अच्छा सपोर्ट और इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमें किस मटेरियल का यूज करना होगा, सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करना होगा। समझ गए आप लोग। यहां पर सारा चीज क्लियर हो चुका है। चलिए, अब सिलिकॉन स्टील मटेरियल में भी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अगर अच्छा तरीका से स्टडी कर रहे हैं तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल में भी सिलिकॉन स्टील मटेरियल में भी हम दो प्रकार के मटेरियल का नाम सुने होंगे, CRGO और HRGO। अब क्या है कि CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, और HRGO का मतलब होता है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। अब देखिए, कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील में ये दो प्रकार के सिलिकॉन स्टील मटेरियल होते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, यह 1.7 वेबर या 1.8 वेबर
पर mm स्क्वायर में फ्लक्स सेटअप करने की इसकी क्षमता होती है, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है 1.4 वेबर पर mm स्क्वायर में सेटअप करने की क्षमता होती है। देखिए यह 1 mm स्क्वायर में यानी 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1.7 या 1.8 वेबर फ्लक्स सेटअप कर रहा है, लेकिन वहीं पर उसी एरिया में यह 1.4 वेबर सेटअप कर रहा है। बताओ कि अगर हम इसका यूज करते हैं इसके जगह पर यानी CRGO के जगह पर HRGO यूज करते हैं, तो मान लीजिए हमको 5 वेबर फ्लक्स सेटअप करना है, 5 वेबर हमारा डिमांड है कि हम उस कोर में 5 वेबर फ्लक्स सेटअप करें, तो बताओ किसका वेट हाई होगा? तो इसका वेट हाई हो जाएगा, क्योंकि यह ज़्यादा एरिया लेगा, कम फ्लक्स सेटअप कर रहा है, ज़्यादा एरिया में कम फ्लक्स सेटअप कर रहा है, तो 5 वेबर को सेटअप करने के लिए ज़्यादा एरिया लेगा, लेकिन यह 5 वेबर को सेटअप करने के लिए इसके कंपेयर में कम एरिया लेगा। तो देखो CRGO का यूज करने से एक पॉजिटिव क्या है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है कि यह हल्का यानी वेट क्या हो जाएगा मशीन का, स्टेटर मटेरियल का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम वेट में ज़्यादा फ्लक्स सेटअप कर पाएगा, कम एरिया में ज़्यादा फ्लक्स सेटअप कर पाएगा। इसलिए हम किस मटेरियल का यूज करेंगे? CRGO। तो आप लोग पूरे रूप से डिसाइड कर चुके हो कि स्टेटर जो होगा वो पूरी रूप से वर्किंग के अनुसार ये इसकी जो डिजाइनिंग होगी वो डिजाइनिंग के अनुसार सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज किया जाएगा, और सिलिकॉन स्टील मटेरियल में भी CRGO का यूज किया जाएगा। यहाँ पर ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। हमने बताया था कि वर्किंग पर तो डिजाइनिंग इसके डिपेंड करती ही है, दूसरा लॉसेज पर भी डिपेंड करता है। तो जो हमारा स्टेटर में लॉस होता है, जो लॉसेज होते हैं वो हमारा लॉसेज कौन कौन से होते हैं, तो आप ही बताओ। स्टेटर में पहला वर्किंग हो चुका है, अब दूसरा लॉसेज पर डिजाइनिंग इसकी डिपेंड करती है, तो आप ही बताओ लॉसेज कौन कौन सा होता है। कोर में कौन सा, सिलिकॉन स्टील कोर है ना, तो आप ही खुद बताओ कोर में कौन सा लॉस होता है, आयरन लॉस या फिर उसी का नाम है कोर लॉस। आप ही बताओ इसमें कौन सा लॉस होता है, आयरन या कोर लॉस, आयरन या कोर लॉस। तो देखिए आयरन या कोर लॉस में आप मुख्य रूप से 2 लॉसेज को एडिशनली नाम सुनते होंगे। आयरन या कोर लॉस 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहला एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्ट्रेसिस लॉस। ध्यान से सुनिए, हमारे स्टेटर कोर में कौन कौन से लॉस होंगे? 2 लॉसेज होंगे, एक एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्ट्रेसिस लॉस। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम एक नया नाम दे देते हैं कोर लॉस या फिर आयरन लॉस, यानी कोर में होने वाले लॉसेज को कोर लॉस कहते हैं। और कोर में जो लॉस होगा वो 2 प्रकार के लॉस होता है, एक एडी करंट लॉस और एक हिस्ट्रेसिस लॉस। अब स्टेटर की डिजाइनिंग इन चीज़ों पर कैसे डिपेंड करती है, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए एडी करंट लॉस जो होता है वो PE इक्वल टू, यानी एडी करंट लॉस इक्वल टू आप पढ़े होंगे ईटा ई बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी आप ये पढ़े होंगे। और दूसरा पढ़े होंगे हिस्ट्रेसिस लॉस बराबर ईटा एच बी मैक्सिमम का पावर 1.6 एफ इंटू भी, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या है कि इसमें हम पहले जिक्र करते हैं कि एडी करंट लॉस क्या होता है। देखिए एडी करंट लॉस होता है कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल में लगातार फ्लक्स के वैल्यू को चेंज की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू लगातार फ्लक्स के वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार किसी मैग्नेटिक मटेरियल में लगातार फ्लक्स के वैल्यू को चेंज किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि EMF जनरेट होगा। उस कोर मटेरियल में क्या जनरेट होगा? EMF जनरेट होगा। अगर उस कोर मटेरियल में लगातार EMF जनरेट हो रहा है, तो देखिए कोर मटेरियल जो है वो पूरी तरीके से अपने आप में क्या है, क्लोज है। तो क्या है कि उसमें जब ये मान लीजिए ये कोर मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल भाग है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोर मटेरियल है, ऐसा कोर मटेरियल है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसा कोर मटेरियल है। हम इस कोर मटेरियल को थोड़े से अच्छा तरीका से डिजाइन कर देते हैं। ये मान लो कोर मटेरियल है, तो कोर मटेरियल का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज कर रहे हैं, जहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां से फ्लक्स क्रॉस करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कोर मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर लगातार फ्लक्स के वैल्यू चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है, EMF जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, और उन्होंने बोला था कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस लगातार फ्लक्स के वैल्यू को चेंज किया जाएगा तो उसमें EMF जनरेट होगा, और यह EMF जो होता है वो -d∅/dt, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज गिव द वैल्यू ऑफ
induced EMF in magnetic material in which the flux continuously changes। ओके तो यहाँ पर क्या है कि हमारा इस मटेरियल में लगातार फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो बताओ इस ईएमएफ अगर क्लोज पाथ है, खुद में क्या है, क्लोज पाथ है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील मटेरियल है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल लगभग आयरन की तरह होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अब बताओ यह करंट जो फ्लो हो रहा है उसी का नाम है क्या, ईडी करंट। क्या नाम है, ईडी करंट। आप ध्यान से सुनो, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस लगातार फ्लक्स के वैल्यू को चेंज किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ जनरेट होता है उस मैग्नेटिक मटेरियल में, और वह ईएमएफ खुद क्लोज पाथ सेटअप कर लेता है और जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। उसी करंट का नाम क्या है, ईडी करंट नाम है। और इस ईडी करंट जो फ्लो कर रहा है वो एक पाथ चूज किए हुए है, और उस पाथ में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा इस सिलिकॉन स्टील मटेरियल की, उसके वजह से एक लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस। यहाँ पर आई क्या है, ईडी करंट है, नो कॉपर करंट, नो कॉपर वाइंडिंग करंट। यह कौन सा करंट है, ईडी करंट है। किसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल यानी स्टेटर कोर में फ्लो कर रहा है। तो एक आई स्क्वायर आर लॉस होगा। आर क्या है, वह रेजिस्टेंस है, किसकी रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक स्टेटर कोर की रेजिस्टेंस है, जहां से करंट एडी करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से एक आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उसी का नाम क्या है, एडी करंट लॉस नाम है। और इस एडी करंट लॉस को हम लोग फॉर्मूला के सहारे, इस फॉर्मूला के सहारे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ की ध्यान नहीं देनी है। इस फॉर्मूला के सहारे कैलकुलेट किया जाता है, यानी यह ईटा ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉस इंटू बी मैक्सिमम के स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू थिकनेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अब आप ही बताओ कि देखो अगर यह जो लॉस हो रहा है, यह जो इसमें पावर लॉस हो रहा है, इसकी कोई भी फायदा नहीं है। यह लॉस होने वाला कोर में होने वाला लॉस कहीं ना कहीं हीट जनरेट करेगा, और यह हीट जनरेट करेगा तो लगातार कोर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और कोर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिस पर वाइंडिंग लिपटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वह वाइंडिंग के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करवाएगा। तो इसके सहारे क्या हो सकता है कि यह एक समय आएगा जहां पर हमारा यह मशीन डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। तो इसके यह लॉस को कम करने के लिए, नेग्लेक्ट करवाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारा जो परफेक्ट तरीका है वो ये है कि हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम स्टेटर कोर को पूरी तरीका से लैमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, यानी बीच से हम लोग पत्थर के रूप में, लैमिनेशन मतलब पत्थर, यानी बीच से पतले पतले पत्थर के रूप में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर के कोर को देखे होंगे, वो पतले पतले पत्थर के रूप में कटे होते हैं। उसी तरीका से इस स्टेटर को पतले पतले लैमिनेशंस के रूप में क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और पतले पतले लैमिनेशन को कट करने के बाद ये नहीं कि चिपका दो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, पुनः वही बात हो जाएंगी। लेकिन इसको पूरी तरीका से पतले पतले पत्थर में काटने के बाद हम क्या करते हैं कि सारे पत्थर को, सारे लैमिनेशंस को इंसुलेट कर देते हैं। इंसुलेट करने के 3 तरीके हैं, पहला पेपर इंसुलेशन, दूसरा वार्निश्ड इंसुलेशन, और तीसरा ऑक्साइड लेयर इंसुलेशन। लेकिन मोटर में मुख्य रूप से हम लोग, यानी अगर मीडियम पावर रेटिंग का मोटर है तो मुख्य रूप से हम लोग वार्निश्ड इंसुलेशन का यूज करते हैं, या फिर ऑक्साइड लेयर इंसुलेशन का यूज करते हैं। पेपर इंसुलेशन वेरी हाई पावर रेटिंग में यूज किया जाता है, जो 9 के बराबर मोटर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम वार्निश्ड इंसुलेशन कर देते हैं, यानी एक एक लेमिनेशंस को वार्निश में डुबो देते हैं, उसके बाद सुखा देते हैं, और अब सारे लेमिनेशंस जो होते हैं एक दूसरे से इंसुलेट हो जाते हैं। उसके बाद हमें उसे क्या कर देते हैं, पंच्ड आउट कर देते हैं, एक दूसरे से चिपका देते हैं। और उसके बाद जब हम इसमें रखते हैं, उसके बाद जब यह कोर के यूज करते हैं, इस प्रकार के लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, तो इसमें फायदा क्या हो जाता है कि जैसे ही यह ईएमएफ जनरेट होता है तो इसको करंट फ्लो करवाने के लिए पाथ ही नहीं रहता है, क्योंकि यह करंट फ्लो जो है, यहाँ पर देखो यह लैमिनेशन है और यह लैमिनेशन है और एक दूसरे से इंसुलेट है। अब मान लो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हुआ तो इसको तो पाथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में क्या मिल गया, इंसुलेशन मिल गया, तो ब्रेक कर जाएगा, यानी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू 0 होगी, तो लॉस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल को पूरी तरीका से क्या कर देते हैं, लैमिनेट करके, इंसुलेट करके पंच्ड आउट कर देते हैं। क्लियर है, यानी पहला तो हो गया, वर्किंग के अनुसार हम डिसाइड कर लिए किस मटेरियल का यूज करना है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करना है, और उसमें होने वाले एडी करंट लॉसेज के अनुसार वह सिलिकॉन स्टील मटेरियल का जो कोर होगा, यानी वह जो कोर होगा क्या होगा, लैमिनेटेड होगा। लैमिनेट करके, इंसुलेट करके उसको हम क्या कर देते हैं, पंच्ड आउट कर देते हैं, जिससे एडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाता
जाता है। आप देखो पी जो एडी करेंट लॉस है वो थिकनेस के स्क्वायर है, यानी जितना ही कम थिकनेस होगा उतना ही लॉस कम होगा, समझ रहे हैं। यानी थिकनेस जितना ही पतला रखा जाएगा लेमिनेशन का उतना ही ये लॉस क्या होगा, कम होगा। तो आप इन बातों को ध्यान दे सकते हो। तो इसकी थिकनेस कहाँ से कहाँ तक रखी जाती है, 0.35 से 0.65 mm तक रखी जाती है। अब इतना ही इससे भी तो कम कर सकते थे, लेकिन इससे अगर आप कम करिएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि इतना पतला हो जाएगा कि वह वर्किंग ही प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, हो सकता है बीच में ब्रेक कर जाए। इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा पतला नहीं करते हैं। इसका दूसरा भी वजह है फ्रीक्वेंसी, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। दूसरा हिस्ट्रेसिस लॉस। अब देखिए क्या है कि हिस्ट्रेसिस लॉस जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक सिलिकॉन स्टील मटेरियल जो कोर बन रहा है, हमारा स्टेटर कोर बन रहा है, उस पर भी हमारा ये हिस्ट्रेसिस लॉस पर भी उसकी डिजाइनिंग डिपेंड करती है। देखिए हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल से हम लगातार फ्लक्स के वैल्यू डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करवाते हैं। अब ही बताओ कि जो हमारा स्टेटर में फ्लक्स फ्लो कर रहा है, स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पीरियडली क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो आप ही बताओ, बार बार फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना, पुनः डीमैग्नेटाइज होना, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना, पुनः डीमैग्नेटाइज होना, यानी ये लगातार जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है इन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा लॉस होता है जिसको हिस्ट्रेसिस लॉस कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं डाइपोल बार बार उसमें क्या कर रहा है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, आप नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप बेसिक में स्टडी करिएगा। जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से लगातार क्या करता है, रोटेट करता है। उसी की वजह से एक फ्रिक्शनल लॉस होता है, एक इमेजिनरी फ्रिक्शनल लॉस होता है, और उस इमेजिनरी फ्रिक्शनल लॉस को हम हिस्ट्रेसिस लॉस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, इन मैग्नेटिक मटेरियल वो लगातार क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से एक इमेजिनरी फ्रिक्शनल लॉस होता है। उसी को क्या कहते हैं, हिस्ट्रेसिस लॉस कहते हैं। अब इस हिस्ट्रेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि ये वाले बात को हम कम अधिक नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को हम कम अधिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन चीज़ों को यानी फ्रीक्वेंसी को या फ्लक्स को कम अधिक करेंगे तो वर्किंग पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि इन्हीं की जरूरत है वर्किंग में। समझ रहे हैं। तो हम किसको कम करना चाहेंगे, हिस्ट्रेसिस लॉस कोएफिशिएंट को, और हिस्ट्रेसिस लॉस कोएफिशिएंट की वैल्यू सबसे मिनिमम सिलिकॉन स्टील मटेरियल का होता है। आप बात समझ चुके हैं। तो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज करने के बहुत सारे वजह हैं। पहला उसका वर्किंग, दूसरा एक हिस्ट्रेसिस लॉस, और तीसरा एक और वजह बताते हैं। आप पढ़ेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। इसको हम लोग कहीं ना कहीं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील मटेरियल को फेरी मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, ये सब मटेरियल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बेसिक में। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बना देते हैं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बनाने से क्या होता है कि थोड़ी सी तो परमेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कम होता है, लेकिन उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यह एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं करंट जो एडी करंट होगा उसकी वैल्यू कम होगी, तो उसकी वजह से लॉसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इन बातों पर आप समझ चुके हैं कि जो स्टेटर की डिजाइनिंग है बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। एक तो वर्किंग, दूसरा लॉसेज, ये सारे चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए ये बातें क्लियर हैं। चलिए अब हम जिक्र करते हैं, ये तो डिजाइनिंग खत्म हो गया। अब बात करते हैं स्टेटर जो है वो किस किस फॉर्म में बनाया जाता है। अब देखिए स्टेटर जो है वो मुख्य रूप से स्टेटर दो टाइप से बनाया जाता है, एक एनुलर रिंग और दूसरा सेगमेंट करके। जिस तरीका से आपने फ्रेम देखा था कि एक डाइकास्टिंग मेथड का यूज करके बनाया जाता है और एक फैब्रिकेटेड मेथड का यूज करके बनाया जाता है, उसी तरीका से हमारा स्टेटर भी एनुलर रिंग और सेगमेंटेड के सहारे बनाया जाता है। एनुलर डाइकास्टिंग से मेथड मैच करता है और सेगमेंटेड फैब्रिकेशन से मैच करता है। दैट मीन्स एनुलर रिंग जो है वो कहीं ना कहीं लो पावर रेटिंग यानी स्मॉल साइज के मोटर के लिए डिजाइन किया जाता है। एनुलर रिंग को एक बार में ढाला जाता है। जो रिंग क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि आप समझ रहे होंगे पिछले ही अभी जस्ट पीछे लेक्चर में डील किए हैं कि जो हमारा लैमिनेशन का यूज किया जाता है, स्टेटर जो है, स्टेटर कोर जो है वो लैमिनेशन के सहारे बना हुआ है। तो लैमिनेशन मतलब पत्थर। अब पत्थर जो है वो पतला पतला ऐसे गोल होगा, ऐसे ऐसे गोल होगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे गोल पत्थर होंगे, ऐसे ऐसे गोल पत्थर होंगे, और वो सारे एक दूसरे से
क्या होंगे, चिपके हुए होंगे। तो हम जो यह रिंग एक दिख रहा है, यह जो लेमिनेशन दिख रहा है, वो एक बार में अगर इस रिंग को ढाल लिया जाए तो इसको एनुलर रिंग कहा जाता है। तो एक बार में ढालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर कम होगा, जब छोटे साइज के मशीन में इसका यूज किया जाना हो या स्मॉल रेटिंग पावर में यूज किया जाना हो, वहाँ पर हम एनुलर रिंग का यूज करते हैं। लेकिन सेगमेंटेड यानी इसको 4 भाग में बांटकर हम लोग कहाँ पर इसका डिजाइनिंग करते हैं, जहाँ पर बड़े साइज या हाई पावर रेटिंग वाले मशीन यानी मोटर में यूज किया जाना हो। समझ रहे हो? यानी स्टेटर जो है वो 2 टाइप से बनाया जाता है। यानी स्टेटर का जो लेमिनेशन है वो 2 टाइप से बनाया जाता है, एक एनुलर रिंग के सहारे, एक सेगमेंटेड के सहारे। यानी एक रिंग, एक लेमिनेशन या तो एनुलर रिंग के में यानी एक बार में ढाला जाएगा, या फिर सेगमेंटेड है यानी 4 भाग में ढालकर एक बार में किड कर दिया जाएगा। तो इस तरीका से बनाया जाता है। तो यह कहाँ यूज किया जाएगा, लो पावर रेटिंग या फिर स्मॉल साइज मशीन में यूज किया जाएगा। लेकिन सेगमेंटेड का यूज कहाँ किया जाता है, हाई पावर रेटिंग या फिर बिग साइज मशीन में यानी बिग साइज मोटर में यूज किया जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, ये बात क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए दूसरी बात, अब स्टेटर में हम स्लॉट्स बनाते हैं। अब स्लॉट्स क्यों बनाते हैं ये तो आप समझ रहे होंगे, ये तो इजी बात है। स्लॉट्स वाइंडिंग को बांधने के लिए जो वाइंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टेटर में, ये जो हमारा स्टेटर है, ये जो स्टेटर का एक पार्ट ले रहे हैं, मान लो सेगमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो वाइंडिंग डालते हैं यहाँ पर एक स्लॉट बनाना पड़ता है ताकि वो वाइंडिंग इजी वे में उसमें क्या किया जा सके, बांधा जा सके। तो जो स्लॉट है वो 3 रूप से डिजाइन किया जाता है। पहला ओपन स्लॉट, दूसरा सेमी क्लोज स्लॉट और तीसरा क्लोज्ड स्लॉट। यानी 3 रूप से स्लॉट की डिजाइनिंग की जाती है। पहला ओपन स्लॉट यानी पूरी तरीका से ओपन होगा, दूसरा सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है इस तरीका से कुछ इसकी डिजाइनिंग होगी। देखिए आप लोग, सेमी क्लोज्ड इस तरीका से, ये हमारा हो गया सेमी क्लोज्ड स्लॉट। और तीसरा होता है क्लोज्ड स्लॉट, जो एकदम ऐसे करके ये हमारा ऐसे होगा। ये हमारा ओपन स्लॉट हो गया, ये सेमी क्लोज स्लॉट हो गया, ये हमारा क्लोज स्लॉट हो गया। अब इन तीनों का यूज कहाँ किया जाता है, इन तीनों स्लॉट्स का यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए ओपन स्लॉट्स में वाइंडिंग करना बहुत ईजी होगा। ओपन स्लॉट्स में वाइंडिंग करना क्या होगा, बहुत ईजी होगा। आप समझिए इस बात को। ओपन स्लॉट्स में जो वाइंडिंग है, ऐसा अगर हम ओपन स्लॉट में ऐसे वाइंड कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए इसमें डालकर पुनः इस वाइंडिंग को ऐसे डालकर ऐसे घुमाना हो, तो किसमें, इसमें हम इजी वे में ऐसे घुमा सकते हैं। इजी वे में हम ओपन स्लॉट्स में ऐसे घुमा सकते हैं, बांध सकते हैं ऐसे। लेकिन सेमी क्लोज स्लॉट में उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। यानी ओपन स्लॉट से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा लेकिन क्लोज स्लॉट से कम होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ओपन स्लॉट्स में वाइंडिंग प्रोवाइड करना इस तरीका से, मान लो इस तरीका से है, और यहाँ पर हम इसको 2 ऐसे हैं, 2 पार्ट ऐसे हैं, तो इसमें हम ऐसे अगर बांध रहे हैं तो इजी है बांधना। लेकिन यहीं ऐसे बंद होता, ऐसे बंद होता, तो ये बार बार ऐसे घुसाओ फिर निकालो, ऐसे घुसाओ फिर निकालो, जिस तरीका से सुई होता है। समझ रहे हो? तो सुई का जो होता है जिसमें डोरा डाला जाता है, उस तरीके से कॉम्प्लिकेशन आएगा। लेकिन ओपन स्लॉट में यह कॉम्प्लिकेशन 0 होता है, बहुत कम होता है। लेकिन सेमी क्लोज्ड में यह कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, और क्लोज स्लॉट में इसकी कॉम्प्लिकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वाइंडिंग करना। तो आप ही बताओ, ओपन स्लॉट वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हाई पावर रेटिंग यानी बिग साइज मशीन का यूज, बिग साइज में यूज किया जाता है ओपन स्लॉट स्टेटर लैमिनेशंस का। समझ रहे हो आप लोग? स्टेटर का यूज किया जाता है। सेमी क्लोज मीडियम साइज या मीडियम पावर रेटिंग वाले मोटर में किया जाता है, और क्लोज स्लॉट का कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर लो पावर रेटिंग या लो स्मॉल साइज मोटर हो। समझ रहे हो? तो यहां पर ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट का यूज समझ चुके होंगे। लेकिन इसका यूज करने से अब ये तो हो गया कि वाइंडिंग के आधार पर हम स्लॉट्स की डिजाइनिंग करते हैं कि कौन सा स्लॉट क्या है। अब देखो, ओपन स्लॉट बनाए तो हमारा वाइंडिंग करना ईजी हो गया, सेमी क्लोज बनाए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा, क्लोज बनाए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा। लेकिन फायदा देखिए, ओपन स्लॉट में घाटा क्या है, यानी हमारा डिमेरिट क्या है कि ओपन स्लॉट में वाइंडिंग हो सकता है कि फोर्स की वजह से जब ये घूम रहा है या फोर्स लग रहा है, वाइंडिंग्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इजी वे में हो सकता है बाहर निकल जाए, ये बाहर निकल जाए। यानी इसमें जो बंद होगा, बंद मतलब ये जो पकड़ होगा वो कमजोर होगा। लेकिन सेमी क्लोज में वो बढ़ जाएगा, और क्लोज्ड में पूरी तरीका से वाइंडिंग इधर उधर होने की कोई चांसेस नहीं है। तो ये फायदे हैं, यानी ये डिमेरिट इसका हो गया कि ओपन स्लॉट में तो इजी होगा बांधना, लेकिन अब जो बंद होगा यानी जो हमारा मजबूती होगा, पकड़ होगा, वो कमजोर होगा एज कंपेयर टू सेमी क्लोज और एज कंपेयर टू क्लोज। लेकिन इसमें पकड़ सबसे किसकी हाई होगी, क्लोज्ड की। तो ये फायदा हो जाते हैं। अब दूसरा फायदा, दूसरा बात सुनिए।
अब इस सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए जब हम डिजाइन कर लेते हैं स्लॉट्स के अनुसार, तो दूसरा अब सारे बात आते हैं रिलक्टेंस, लीकेज फ्लक्स, रिएक्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप और वाइंडिंग इजी और कंप्लीट है। ये तो चीज़ हम समझ चुके हैं, इसी के आधार पर हम स्लॉट की डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन रिलक्टेंस, लीकेज फ्लक्स और इन बातों को हम समझते हैं। तो देखिए रिलक्टेंस, अब बताओ ओपन स्लॉट में देखो हमारा पाथ का रिलक्टेंस क्या हो जाएगा। मान लो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है तो यहाँ पर पाथ का रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपन स्लॉट है। तो यहाँ पर आप ही बताओ, ओपन स्लॉट है तो यहाँ पर ओपन स्लॉट में हमारा एयर गैप बढ़ जाएगा। ओपन स्लॉट, ओपन मतलब एयर गैप बढ़ जाना, तो एयर गैप बढ़ना मतलब रिलक्टेंस क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब रिलक्टेंस बढ़ेगा तो इस ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप ही बताओ, यहाँ पर ओपन स्लॉट है तो एयर गैप मिला। अब एयर गैप मिला तो आप ही बताओ, एयर गैप मिलते ही यह फ्लक्स यहाँ से होकर जाना चाहेगा क्या, नहीं जाना चाहेगा। तो उससे लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट सॉरी ओपन स्लॉट में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू घट जाती है। देखो अब ज़्यादा एयर मिलने से रिलक्टेंस तो बढ़ा, रिलक्टेंस क्या हो गया, बढ़ा। अब रिलक्टेंस बढ़ा तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर जैसे ही मिला तो यहाँ से यहीं सर्कुलेट नहीं होना चाहेगा। देखो यह जो फ्लक्स है वो यहीं से यहीं सर्कुलेट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसकी पाथ की रिलक्टेंस यहाँ पर क्या है, हाई है, यानी वहाँ पर क्या मिल चुका है, एयर गैप मिल चुका है। तो जो यह फ्लक्स यहीं से यहीं पर रोटेट हो जा रहे थे वह अब इजी वे में रोटेट नहीं होंगे, उसी पाथ से रोटेट नहीं होंगे। वह क्या करेंगे, अब ये वाला पाथ चूज कर लेंगे, यानी कहीं ना कहीं वो जाकर रोटर को कनेक्ट करेंगे। आप जितना सोच रहे हैं कि रोटर दूर होता है, ये दूर नहीं होता है, ये नज़दीक होता है। तो यह जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर किससे लिंक कर जाएगा, रोटर वाइंडिंग से लिंक कर जाएगा। और रोटर तक ही तो मैक्सिमम फ्लक्स को पहुंचाने हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग तक ही तो मैक्सिमम फ्लक्स को पहुंचाने हैं। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच जाता है तो उसको लिंकेज फ्लक्स कहते हैं, नो लीकेज फ्लक्स। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एयर गैप बढ़ने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ा, रिलक्टेंस बढ़ने की वजह से यह फ्लक्स यहीं से न रोटेट होकर यह क्या हो गया, रोटर तक पहुंच गया। यानी लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ओपन स्लॉट में घट जाती है। रिलक्टेंस बढ़ गया लेकिन लीकेज फ्लक्स क्या हो गया, ओपन स्लॉट में घट गया। दूसरा रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वो भी क्या हो जाएगा। अब देखो लीकेज फ्लक्स हमारा घट गया, लीकेज फ्लक्स क्या हो गया, घट गया, तो रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हो, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब समझ रहे हैं। अब दूसरा सेमी क्लोज्ड में कंपेयर कर लीजिए, रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। ओपन स्लॉट के कंपेयर में कम और क्लोज स्लॉट के कंपेयर में ज़्यादा। तो रिलक्टेंस इससे कम है तो कहीं ना कहीं लीकेज फ्लक्स ओपन स्लॉट के कंपेयर में बढ़ जाएगा और रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओपन स्लॉट का जो रिलक्टेंस था पाथ का वो ज़्यादा था, लीकेज फ्लक्स कम हो रहा था। तो सेमी क्लोज्ड में क्या होगा कि रिलक्टेंस की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल बढ़ गया, स्टील मटेरियल बढ़ गया। तो स्टील मटेरियल बढ़ने से रिलक्टेंस घट गया, तो रिलक्टेंस घटा तो यह फ्लक्स अब क्या चाहेगा प्राइमरी का कि इसी से हम रोटेट कर जाएं। तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं। और क्लोज्ड में उससे सबसे ज़्यादा ये सारी बातें होती है। तो ये सारी बातें हो गई स्टेटर कोर की। स्टेटर कोर में आप सारी बातों को क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोगों का क्या है कि देखिए इतने दिनों से हम क्लास आप लोगों को नहीं दे पा रहे थे और पिछला क्लास दिए भी, तो उस केस में हमारा मोबाइल थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में गिरकर टूट गया। और वीडियो जब हम उसके बाद रिकॉर्ड किए तो वो सही तरीक़ा से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए हम आप लोगों का इतना दिन से क्लास गैप कर दिए। लेकिन उसके लिए आप चिंतित नहीं हुए, मेरे को ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा सा हम जॉब को लेकर, ये ट्रेनिंग्स को लेकर हम थोड़ा सा परेशान रह रहे हैं। हमारा भी अभी सीखने का पीरियड चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा व्यस्तता है। तो आप लोग को टेंशन लेने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हम रेगुलर क्लास अब देंगे, प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास लगभग सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अब हमारा रेगुलर क्लास आने की बहुत सारी संभावना है। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए, क्योंकि कभी कभी हमारी मीटिंग्स चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 1-2 क्लास गैप हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं। जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप लोगों को स्टडी प्रोवाइड करेंगे, वो बेस्ट स्टडी प्रोवाइड करेंगे, नॉलेजफुल स्टडी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप लोग टेंशन न लें। थैंक यू।